मेरी पड़ोसन बहुत हसीन और जवान थी। उसको देखकर बार बार मेरा दिल मचलता, लेकिन मेरी बीवी को देखकर मेरे सारे अरमान पानी में मिल जाते, क्योंकि मेरी बीवी में मुझे खुश करने की ताकत नहीं थी। एक दिन मेरी पड़ोसन जैसे ही घर आई तो मेरे से चिपक गई और मैं भी मौके की तलाश में था। उसे पकड़ के 2 दफा, मेरा नाम यूसुफ है, मैं एक अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मैं कराची का रहने वाला हूँ, लेकिन जॉब की खातिर मुझे भावलपुर शिफ्ट होना पड़ा। मेरी बीवी अस्मा, हम दोनों बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे जब एक दिन हमारे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हमारी जिंदगी ही बदल दी। ये उस दिन की बात है, बारिश का मौसम था। कभी एकदम बादल आ जाते और तेज बारिश शुरू हो जाती, तो कभी मौसम साफ हो जाता। ये भी एक ऐसी ही दोपहर थी। मैं सहन में बैठा हुआ था, इतवार का दिन था, मेरी छुट्टी थी। मेरी बीवी भी मेरे पास से बैठी सब्जी काट रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने आवाज देकर पूछा कौन है, तो दरवाजा खोलकर हमारी पड़ोसन रजिया बाजी अंदर चली आई। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए सलाम किया और फिर वहीं बैठ गई। रजिया बाजी को हमारे मोहल्ले में आए कुछ अरसा हो गया था, इसलिए हमारी उनसे अच्छी सलाम दुआ थी। फिर बिल्कुल बराबर वाला घर होने की वजह से कभी वो कुछ पका कर भेज देती, तो कभी मेरी बीवी कुछ पका कर उनकी तरफ भिजवा देती। इसी तरह हमारे उनसे ताल्लुकात बढ़ते चले गए थे। एक दिन वो मुस्कुराते हुए मेरी बीवी से पूछ रही थी, क्या पका रही हो? मुझे लगता है आज कुछ खास पक रहा है। मेरी बीवी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि हाँ, दरअसल मायके जा रही हूँ, तो जाने से पहले काफी सारे खाने बनाकर मैं रख देती हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद इनको परेशानी ना हो। मेरी बीवी का मायका कराची में था। वो काफी अरसे बाद जाती थी और जब भी जाती तो पूरे 1 महीने के लिए जाती, और इसकी यही कोशिश होती कि वो ज्यादा से ज्यादा खाना पकाकर फ्रीज कर दे। अभी वो सुबह से यही सब कामों में मसरूफ थी। मेरी बीवी की बात सुनकर अचानक ही रजिया बाजी के चेहरे का रंग उतर गया। वो आहिस्तगी से गहरी सांस भरकर बैठ गई। उनकी इस गहरी सांस को मैंने और मेरी बीवी अस्मा दोनों ने ही महसूस किया था। अस्मा ने तो पूछ भी लिया, क्या बात है रजिया बाजी, लगता है मेरे मायके जाने की खबर सुनकर आप खुश नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा तो रजिया बाजी कहने लगी, अस्मा दरअसल एक बहुत खास काम से तुम्हारे पास आई थी, इसलिए तुम्हारे जाने का सुनकर थोड़ी परेशान हो गई हूँ। रजिया बाजी की ये बात सुनकर तो मैं भी उनकी तरफ मतवज्जा हो गया। अस्मा भी पूछने लगी कि क्या बात है, आप बताएं। तो रजिया बाजी कहने लगी, दरअसल लाहौर में मेरे बड़े भाई को दिल का दौरा पड़ा है और मुझे अचानक ही वहाँ जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि इस साल के इम्तिहानात चल रहे हैं, इसको साथ लेकर जा नहीं सकती और अकेले घर में छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं बेचारी बेवा औरत अकेली क्या क्या देख। मेरे भाई का आखिरी वक्त चल रहा है, अगर मैं लाहौर ना गई तो सारी जिंदगी खुद को कोसती रह जाऊंगी, और अगर इस साल को साथ ले गई तो इसकी 11वीं के इम्तिहानात रह जाएंगे। तुम्हें तो पता है बोर्ड के पेपर हैं, बेचारी बच्ची का पूरा साल खराब होगा। मैंने सोचा था कि इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी, रात तुम्हारे साथ गुजार लिया करेगी तो मुझे फिक्र नहीं होगी, लेकिन अब क्या करूं, तुम भी मायके जा रही हो। रजिया बाजी की बात सुनकर मैं और अस्मा दोनों ही सोच में पड़ गए। अस्मा कहने लगी कि मेरी तो छोटी बहन की शादी है, इसलिए मेरा जाना भी जरूरी है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपकी वापसी तक रुक जाती, लेकिन आप फिक्र क्यों करती हैं, यूसुफ घर पर मौजूद है ना। अगर इस साल को किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो यूसुफ इससे दे दिया करेंगे, बराबर वाला ही तो घर है, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और इशाल तो समझदार बच्ची है, अकेले डरती भी नहीं है। इसको कह दें कि घर के दरवाजे अच्छी तरह बंद करके घर में रहा करे, और कोई परेशानी हो तो यूसुफ को फोन कर दे। रजिया बाजी सोच में पड़ गई, कहने लगी, बात तो ठीक है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रात को कोई परेशानी हुई तो। मैंने कहा, क्यों फिक्र करती हैं रजिया बाजी, मैं हूं ना, इससे कहना कि यूसुफ भाई को फोन कर दे, मैं देख लूंगा। मैंने भी उन्हें तसल्ली दी। रजिया बाजी का दिल मुतमईन हो गया, कहने लगी, चलो ये ठीक है, इशाल वाकई बहुत समझदार है, मैं इससे कह दूंगी खिड़कियां दरवाजे रात होते ही अच्छी तरह बंद कर लिया करें। फिर मेरी बीवी अस्मा रजिया बाजी से कहने लगी, आप एक काम करिएगा, अपने जाने के बारे में किसी को ना बताइएगा, ना गली मोहल्ले में, ना कहीं पास पड़ोस में, क्योंकि इस तरह से सबको पता चल जाएगा कि इशाल घर में अकेली है। ऐसा ना हो कि कोई इसे परेशान करे, बेहतर ये है कि खामोशी से चली जाएं। यूसुफ को पता है ना, बस काफी है, वो खुद संभालेंगे। मेरी बीवी को मुझ पर बेइंतहा भरोसा था, वो आंखें बंद करके मुझ पर यकीन करती थी।
और अभी उसे पूरा ये भरोसा था कि मैं इशाल का ख्याल रख लूंगा और उसे कोई परेशानी नहीं होगी। रजिया बाजी को ये सुनकर अच्छी तरह तसल्ली हो गई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे दुआएं दी और कहने लगी, बेटा तुम जैसे इंसान तो किस्मत वालों को मिलते हैं, खुदा तुम्हें खुश रखे। मेरी शाम की ट्रेन है, मैं शाम को चली जाऊंगी। इशाल के पास तुम्हारा नंबर है, कोई तकलीफ हुई तो वो तुम्हें फोन कर लेगी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि अस्मा की ट्रेन भी शाम को ही है, मैं खुद आप लोगों को स्टेशन ले चलूंगा। इशाल को भी साथ ले लीजिएगा, मेरे साथ ही वो वापस भी आ जाएगी। ये सुनकर रजिया बाजी बहुत खुश हो गई। फिर शाम के वक्त मैंने अस्मा का और रजिया बाजी दोनों का सामान उठाया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पहले अस्मा की ट्रेन थी, वो मुझे अल्लाह हाफिज कहती 1 महीने के लिए कराची चली गई और फिर उसके 15 मिनट बाद रजिया बाजी की ट्रेन थी, वो भी लाहौर के लिए निकल गई और मैं और इशाल स्टेशन पर तन्हा रह गए। बादल पूरी तरह छा चुके थे, रात के तकरीबन 9 बज रहे थे, हर सू अंधेरा छा गया था। मैंने इशाल को अपनी बाइक पर बिठाया और घर के लिए निकल पड़ा। इशाल 11वीं जमात में पढ़ती थी, 17 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन आज तक मैंने कभी उसे गलत नजर से नहीं देखा था। मैं उसे छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करता था। अक्सर ही वो हमारे घर में भी आ जाया करती थी। काफी वक्त अस्मा के साथ भी गुजारती थी, इसलिए मेरी उससे काफी अच्छी बातचीत हो जाती थी। यही सोचकर मैंने उसका ख्याल रखने की हामी भर ली थी, लेकिन बादल जैसे ही जोर से गरजे वो एकदम घबरा कर कमर से चिपक गई। कहने लगी, आहिस्ता बाइक चलाएं यूसुफ भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जोर से हंसा और कहा कि अगर आहिस्ता चलाऊंगा तो रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाएगी। ये कहकर मैंने बाइक की स्पीड को तेज किया। एक जोरदार झटके से इशाल आकर मेरी कमर से चिपक गई और मेरे तन बदन में बिजली दौड़ गई। मैं एक जवान मर्द था, फितरी तौर पर मेरे दिल में जज्बात पैदा हो गए थे। ये कैसे मुमकिन था कि एक जवान लड़की मेरे करीब थी और मेरा दिल धड़कना ना भूलता। मेरी सांसों में तूफान बरपा हो गया था। मैंने बिना कुछ कहे बाइक को तेज स्पीड में ही भगाना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते घर पहुंचने तक मैं और इशाल पूरी तरह भीग गए। मैंने उसे उसके घर के दरवाजे पर छोड़ा तो वो बुरी तरह कपकपाने लगी। इतने में एकदम तेजी से बिजली कड़की तो वो फौरन ही मेरे करीब मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, भाई यूसुफ मुझे तो डर लग रहा है, बिजली बहुत जोर से कड़क रही है और पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई है। अंधेरे घर में मैं अकेले कैसे अंदर जाऊं? उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। वाकई अंधेरा तो बहुत शदीद हो गया था। बारिश की शिद्दत की वजह से शायद पूरी तरह ही बिजली बंद हो गई थी। मैंने उसे आहिस्तगी से कहा कि जब तक लाइट नहीं आती तो मेरे घर रुक जाओ, लाइट आ जाए तो मैं छत के रास्ते तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। मेरी बात सुनकर वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर आ गई। मैंने मोटरसाइकिल अंदर की, इशाल को अपने साथ घर के अंदर करते हुए घर के दरवाजे बंद किए। उसे लेकर मैं अपने बेडरूम में चला आया और वहां रोशनी की तो मेरी नजर खुद ब खुद इशाल के खूबसूरत वजूद पर ठहर गई। बारिश से उसके काले रंग का लिबास पूरी तरह भीग चुका था। सर्दी की शिद्दत से वो थर थर कांप रही थी, क्योंकि अचानक ही तेज बारिश की वजह से सर्दी भी बढ़ गई थी। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे और मैं बस उसके आर पार होते वजूद को अपनी निगाहों के अंदर उतार रहा था। मैंने आज तक किसी को इतना खूबसूरत नहीं पाया था। वैसे तो मेरी बीवी भी काफी खूबसूरत है और प्यारी थी, लेकिन इशाल की बात ही अलग थी। उसकी जवानी अरूज पर थी। उसका गोरा चिट्टा वजूद और खूबसूरत हाथ पैर मुझे उसकी जानिब मुतवज्जा कर रहे थे। मैंने आस्तिकी से उसकी जानिब कदम बढ़ाए और पूछा, क्या बात है इशाल, तुम्हें सर्दी लग रही है? उसने हाँ में सर हिलाया और अपने बाजू से खुद को समेट लिया। मैंने मुस्कुराकर उसके मुंह पर आई लटों को पीछे किया और उसके थड़थड़ाते लबों पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। वो घबराई हुई नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने प्यार से कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अभी अस्मा के कपड़े दे देता हूँ, तुम ये लिबास तब्दील कर लो, फिर सर्दी खत्म हो जाएगी। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिला दिया। मैंने अस्मा की अलमारी खोली तो मेरी नजर उसकी नाइट ड्रेस पर पड़ गई। मैंने एक नजर पलट कर इशाल पर डाली और फिर शरारती अंदाज में उसे उठाते हुए इशाल की जानिब बढ़ गया और उसकी जानिब वो लाल रंग की नाइटी बढ़ाई तो वो फटी फटी निगाहों से मेरी जानिब देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि अस्मा के सारे कपड़े बहुत कढ़ाई वाले होते हैं, इसलिए रात के वक्त वह ऐसे ही कपड़े पहनती है ताकि सुकून से सो जाए। अब तुम भी इतने कढ़ाई वाले कपड़े पहनोगी तो तुम्हें आराम कहाँ आएगा, सो इसलिए ये पहन लो। मैंने मायने खेज निगाहों से उसकी जानिब देखा था। वो एक जवान खूबसूरत लड़की थी जिसके आगे मेरा दिल बेकाबू हो रहा था और फिर उसने कांपते हुए हाथों से वो लिबास पकड़ लिया और मेरी जानिब देखते हुए कहने लगी कि अब दूसरे रूम में सोएंगे ना?
اس کے انداز میں بہت معصومیت تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ کیوں میرے سامنے شرم آتی ہے؟ وہ ایک دم ہی سر جھکا گئی۔ وہ اب بھی بری طرح کپکپا رہی تھی۔ اتنے میں بجلی زور سے کڑکی تو اس کے حلق سے چینخ نکل گئی۔ وہ بہت بری طرح خوف زدہ ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تو اس نے تیزی سے اپنے بازو سے میری کمر کو پکڑ لیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کا انداز بالکل معصوم بچوں جیسا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، جاؤ لباس تبدیل کر کے آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بیمار پڑ جاؤ۔ وہ جلدی سے میرے ہاتھ سے لباس لے کر چلی گئی اور جب کچھ دیر بعد باہر نکلی تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ایسا حسن پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ واقعی وہ نیلی پڑ رہی تھی۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، میں ابھی تمہاری سردی بھگا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا اور پھر اس کی سردی دور کرنے کے لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے میری اور اسما کی شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، لیکن ہم اولاد کی خوشی سے محروم تھے۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھانے کے باوجود بھی یہ خوشی نہیں مل سکی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے، ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اور یوں ہی انتظار کرتے کرتے ہم دونوں میاں بیوی نے 7 سال کا عرصہ گزار دیا تھا۔ کبھی کبھی تو اسما پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی اور اس بات پر خوب آنسو بہاتی کہ اب تک ہماری اولاد کیوں نہیں ہو سکی۔ میں ہی اس کا دل بہلاتا اور سمجھاتا، جلد ہی ہماری اولاد بھی ہو جائے گی۔ لیکن پھر ہماری شادی کو 7واں سال بھی ختم ہونے لگا تو میرے دل میں بھی وسوسوں نے جنم لے لیا۔ میرے گھر والے بھی اکثر مجھے فون کر کے پوچھتے تھے کہ خوشخبری کب سناؤ گے۔ دراصل میرے اور اسما کے گھر والے کراچی میں رہتے تھے، میری نوکری اس شہر میں تھی، اسی لیے میں اسما کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا اور ہم دونوں نے مل کر اپنا خوبصورت سا آشیانہ یہاں سجایا تھا۔ لیکن اولاد کی کمی نے اس آشیانے کو بالکل بے رونق اور سونا کر دیا تھا۔ کبھی کبھی تو گھر کا ویران آنگن بہت ہی کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ اسما بہت ہی اچھی اور پیاری لڑکی تھی۔ اس نے ایک بیوی ہونے کا ہر فرض بخوبی نبھایا تھا۔ میں نے بھی ہر پل اس کا خیال رکھا تھا، لیکن اولاد کی کمی نے کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان ایک دوری سی پیدا کر دی تھی۔ کبھی کبھی وہ یہ تک کہہ جاتی کہ آپ دوسری شادی کر لیں تاکہ کم سے کم آپ کی زندگی میں تو باہر آئے، اور میں اسما کو سینے سے لگا کر کہتا کہ مجھے دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے، اگر اولاد ہونی ہوگی تو تم سے ہو جائے گی۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموش ہو جاتی اور میری زندگی کی گاڑی اسی طرح چل پڑی۔ ہم نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ پھر ہمارے پڑوس میں رضیہ باجی اور ان کی بیٹی شاہ نے آ کر بسیرا کیا۔ یہ کرائے کا گھر تھا جسے دونوں ماں بیٹی نے کرائے پر لیا تھا۔ ان کا محلے میں تو کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ خاص کر اسما سے شال کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ اسما ایک صاف دل کی لڑکی تھی، اسی لیے جب اسے محبت کرنے والی شال کا ساتھ ملا تو وہ اور بھی گھل مل گئی۔ اپنی ساری باتیں، گھر کے مسائل اور میری باتیں بھی وہ اشال سے شیئر کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ اشال کے سامنے اس بات پر بھی آنسو بہا لیتی تھی کہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ رضیہ باجی بھی اس کو بہت تسلی دیتی تھی۔ ایک دو ڈاکٹر کے پاس تو رضیہ باجی بھی اسے لے کر گئی تھی، لیکن ان کا بھی وہی جواب تھا کہ جب خدا کو منظور ہوگا۔ پھر مجھے یہ سوچ کر تسلی ہو گئی تھی کہ اب میری اسما اس شہر میں تنہا نہیں ہے، بلکہ میری غیر موجودگی میں اس کا دل بہلانے کے لیے اشال اور رضیہ باجی موجود ہے۔ محلے میں تو اس کا بھی کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ ہمارے گھر جو بھی پکتا میں خود ان کے گھر پہنچا کر آتا تھا، جو بھی بناتی ہمارے گھر لے آتی۔ کبھی کبھی تو ہم ایک ہی دسترخوان پر کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے۔ رضیہ باجی کے شوہر کا بہت عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نوکری کر کے گزر بسر کر رہی تھی اور اشال کو تعلیم دلوا رہی تھی۔ ان کی سادگی اور پرخلوص نیت دیکھ کر میں نے بھی ان لوگوں کو دل سے اپنا سمجھ لیا تھا اور اس سے ایسے ہی ہم نے تقریباً 6 مہینے ایک ساتھ گزارے تھے۔ ان 6 مہینوں میں ہمارے تعلقات اتنے بڑھ گئے تھے کہ لگتا تھا جیسے ہم ایک ہی خاندان کے لوگ ہوں۔ اور پھر میری چھوٹی ساری اسما کی بہن کی شادی کا وقت قریب آیا تو مجھے دفتر سے چھٹیاں نہ مل سکی۔ ویسے بھی دوسرے شہر جانا تھا اور وہ بھی 1 مہینے کے لیے، تو میں نے اسما سے کہہ دیا تھا کہ میں بارات سے 1 دن پہلے آ جاؤں گا، تم فکر نہ کرو، اور اس کے جانے کا انتظام کر دیا تھا۔ اتفاق سے رضیہ باجی کے بھائی کی طبیعت بھی انہی دنوں بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ لاہور میں رہتے تھے، انہیں دل کا دورہ پڑا تو رضیہ باجی کے لیے جانا ضروری ہو گیا، لیکن اشال کی پریشانی کی وجہ سے وہ ہماری دہلیز پر آ گئی اور اسما نے اشال کو میری ذمہ داری پر روک لیا۔ دیکھا جائے تو اشال ایک جوان
और खूबसूरत लड़की थी। मेरी बीवी अस्मा को हरगिज भी मेरी जिम्मेदारी पर उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे दरमियान इस कदर भरोसा और इत्मीनान था कि अस्मा को एक लम्हे के लिए भी ये गुमान नहीं गुजरा था कि इशाल एक जवान लड़की है और मैं उसके लिए गैर मर्द। उसने रज़िया को इस बात की तसल्ली दी थी कि मैं इशाल का ख्याल रखूंगा। सोचा तो मैंने भी यही था कि एक छोटी बहन की तरह इसका ख्याल रखूंगा, लेकिन मर्द की नीयत में कब खोट आ जाए पता नहीं चलता। खासकर नामहरम मर्द और औरत के बीच में तो शैतान बहुत जल्दी आ जाता है, और मेरे साथ भी यही हुआ। उस रात जब रज़िया बाजी और अस्मा दोनों ही चली गई और मैं इशाल को लेकर घर पहुंचा तो उसका भीगा हुआ वजूद और थरथराते कांपते लबों ने मेरे दिल की दुनिया को उथल पुथल कर दिया था। मेरा ईमान डगमगा गया और मेरे कदम खुद ब खुद उसकी जानिब बढ़ गए। उसकी चिट्टी रंगत और भरे भरे वजूद ने मेरे अंदर आग से लगा दी थी। मैंने जानबूझकर उसे अपनी बीवी की नाइटी दी थी, जिसे पहनकर वो हुस्न की मूरत लग रही थी। फिर जब वो सर्दी की वजह से और भी कांपने लगी तो मैंने खुद उसे अपने बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर झुकते हुए उसके वजूद को गरमाइश देनी चाहिए, लेकिन उसने फौरन ही मेरे लबों पर हाथ रखकर मुझे रोक दिया और इनकार करते हुए कहने लगी कि ऐसा ना करें। उसकी आंखों में खौफ था। शायद वो समझ गई थी कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत है। उसके अंदाज देखकर मैंने आस्ती से उसकी कमर के गिर्द अपने बासु हायल किए थे और मोहब्बत से कहा था, इशाल क्यों परेशान होती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक तुम्हारी अम्मा नहीं आती तुम यहाँ मेरे घर में रह सकती हो। मैंने नरमी से उसके होंठों पर अपने होंठ रखे और वो मुझे देख रही थी। वो उम्र के जिस हिस्से में थी उसके दिल को डगमगाने में भी देर नहीं लगी थी। मेरे मोहब्बत पर उसने खुद मुझे अपनी बाहों के हसार में लिया था और वो रात हम दोनों ने एक दूसरे के संग गुजारी थी। और जब सुबह मुझे होश आया था और सूरज तलू हुआ था तो तब मेरा दिल मलामत करने लगा था कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने ना सिर्फ अपनी बीवी का इत्मीनान चूर चूर किया था बल्कि एक जवान कवारी लड़की के कवारेपन को भी छीन लिया था। मेरा दिल मुझे ही गालियां दे रहा था। मैंने पलट कर इशाल की जानिब देखा जो अंगड़ाई लेकर उठ बैठी थी और मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर न मलामत थी ना शर्मिंदगी, जबकि मेरा दिल पूरी तरह डूब रहा था। मैं शर्मिंदगी से इशाल के पास गए और कहा कि मुझे माफ कर दो, रात शायद मैं अपने होश खो बैठा था। इशाल ने मेरी तरफ देखा और मेरे सीने पर सर टिकाकर कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने फौरन इनकार में सर हिलाया और कहा, यह मुमकिन नहीं है, मैं अस्मा से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी बीवी है। रात मुझ पर शैतान गालिब हो गया था। मेरी बात सुनकर इशाल मुस्कुराई और कहने लगी कि वो एक बांझ औरत है जिसने आपको औलाद तक नहीं दी, उसके साथ आप क्या जिंदगी गुजारेंगे। वो तो आपको कभी औलाद की खुशी नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको ये खुशी दे सकती हूँ। इशाल की बात सुनकर मैं दंग रह गया। ये तो वो मासूम लड़की लग ही नहीं रही थी जो हमारे घर होती थी, जो रात मुझसे घबरा कर पीछे हट रही थी। ये इशाल तो बहुत ही पूरी तमाम थी जो मेरे मुंह पर मेरी बीवी को बांझ कह रही थी। मैं हैरत से उससे देखने लगा तो वो खुद ही मेरे और भी नजदीक आ गई। कहने लगी, अगर आपने मुझसे शादी ना कि मैं अस्मा को बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया है, बल्कि सारे मोहल्ले को चीख चीख कर बताऊंगी कि आपने किस तरह मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। अब आपको मुझसे शादी करनी होगी। इशाल की बात सुनकर बस मैं फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही वो सारा दिन मेरे घर पर मेरे पास ही रही थी। बारिश रुक चुकी थी। मैंने इशाल से कहा, तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन वो ना मानी। कहने लगी, आपने ही तो कहा था कि जब तक आपकी बीवी नहीं आती मैं भी यही रहूंगी, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर अगली रात वो खुद ही मेरे करीब चली आई और मेरे बाजू में सिमट गई। मैंने उसे पीछे हटाना चाहा लेकिन वो ना मानी। ना उसके अंदाज में कोई झिझक थी, ना ही कोई शर्म व हया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी वक्त की मुंतजिर हो। और फिर उसने सारी रात मेरे साथ ही गुजारी और मुझे शादी के लिए ब्लैकमेल करने लगी। मैं तो हवास बाख्ता ही हो गया था। मेरी गलती मुझ पर बहुत भारी पड़ गई थी। ऐसे ही 7 दिन गुजर गए थे। मैं जब भी उससे कहता कि अपने घर जाओ तो वो मुझे धमकी देती कि वो खूब शोर मचाएगी, मोहल्ले में मुझे बदनाम करेगी। मेरी तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर कुछ दिन बाद रज़िया बाजी वापस आ गई। उनके वापस आते ही इशाल ने रो रो कर उन्हें बताया कि मैंने इसके साथ क्या कुछ कर दिया है। ये सुनकर बाजी ने तो मेरा गिरेबान ही पकड़ लिया। वो कहने लगी, अगर मेरी बेटी से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम पर इतबार किया था। मैंने उन्हें समझाना चाहा कि उस रात मुझसे गलती हो गई थी और फिर जो कुछ भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ था। मैंने इशाल के साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी, लेकिन वो ना मानी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे निकाह के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर मैं उनकी बात ना मानता तो वो मोहल्ले में मुझे
मुझे बदनाम कर देती और साथ साथ मेरी बीवी को भी मेरी हकीकत बता देती, और फिर मैं उनके प्रेशर में आकर वो गलती कर बैठा जिससे मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। मैंने इशाल से निकाह कर लिया। हक महर के नाम पर इशाल ने मुझसे पूरे 3 लाख लिखवाए थे। मजबूरन मैंने लिख दिए थे और फिर मेरी बीवी अस्मा शादी गुजार कर वापस आ गई थी। मैं तो शादी में भी ना जा सका था क्योंकि इशाल ने मुझे जाने ही नहीं दिया था। मैंने बहाना बना दिया था कि मेरी तबीयत खराब है और ये सुनते ही शादी खत्म होते ही वो वापस लौट आई थी। जब वो वापस लौटी तो और उसने इशाल को मेरे साथ घर में देखा तो हैरत से पूछने लगी, ये इशाल यहाँ क्या कर रही है? और फिर इशाल जो उसी के कपड़े पहनकर बंद सवर कर बैठी थी उसने बताया कि हम दोनों की शादी हो गई है। अस्मा की तो आंखें ही फटी की फटी रह गई, उसे यकीन ही नहीं आया। वो नफरत और गुस्से के आलम में मुझे देखने लगी। मैं उसे सच्चाई बताना चाहता था लेकिन कुछ भी सुनने से पहले ही वो बेहोश हो गई, और जब उसे होश आया तो हमें वो खबर मिली जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। वो हामला हो चुकी थी लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उससे बताया कि किस तरह इशाल और बाजी ने मुझे ब्लैकमेल किया। गलती मेरी थी, गुनाह की तरफ कदम मैंने बढ़ाया था, लेकिन फिर मुझे एहसास हो गया था कि जो कुछ मैंने किया वो गलत है। अब तो ये ढोल मेरे गले ही पड़ गया था। मेरी बीवी ने हाथ जोड़कर उन दोनों से कहा कि वो हमारी जिंदगी से चले जाए क्योंकि अस्मा मेरे साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। इशाल और उसकी माँ बहुत ही चालाक लोग थे। कहने लगे, ठीक है, तलाक के साथ 3 लाख दे दो, हम चले जाएंगे। अस्मा ने अपना सारा सोने का जेवर निकाल कर उनके हवाले किया और साथ ही मैंने इशाल को तलाक दे दी थी। 2 दिन बाद ही वो लोग ये घर छोड़कर चले गए थे। मैं अपनी बीवी के आगे बहुत शर्मिंदा था और ऐसे ही 3 महीने गुजर गए थे और फिर एक दिन मैंने उन दोनों को एक दूसरे इलाके में देखा। मैं अपने एक दोस्त के पास गया था और वहां जाकर मुझे पता चला कि ये दोनों मजबूर औरतें यहाँ रहने के लिए आई हुई हैं। बेटी 10वीं जमात में पढ़ती है और अम्मा को लाहौर जाना है क्योंकि उसके भाई को दिल का दौरा पड़ा है। मेरे दोस्त के घर उन दोनों माँ बेटी का खूब आना जाना था और वो अपनी बेटी को मेरे दोस्त के घर छोड़कर जाना चाहती थी। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे और मैंने बिना सोचे समझे सारा सच अपने दोस्त को बता दिया था, जिसे सुनकर वो हक्का बक्का रह गया था। और फिर उसने बताया था कि इसे भी वो लोग बिल्कुल इसी तरह घेर रहे थे। अपनी सादगी और मासूमियत से बाची ने मेरे दोस्त और उसकी फैमिली को अपने जाल में फंसा लिया था। किसी न किसी तरह वो मेरे दोस्त को मजबूर करके उससे भी निकाह पढ़वा कर कीमत वसूल कर ही लेते। और उस वक्त मुझे पता चला था कि इन दोनों माँ बेटी का ख्याल था। उस रात मैंने इशाल को नहीं बल्कि इशाल ने मुझे फंसाया था। मैं बहका नहीं था बल्कि मुझे बहकने पर मजबूर किया गया था। गलती मुझसे जरूर हुई थी लेकिन कहीं ना कहीं असल कसूरवार इशाल और बाजी थी। मैंने अपने दोस्त को उनसे दूर रहने का मशवरा दिया था और खुद अपने घर वापस आ गया था। मैंने अस्मा को भी उन लोगों की सच्चाई बता दी थी जिसे सुनकर वो भी हैरान रह गई थी। मैं आज भी अपनी बीवी से शर्मिंदा हूँ, अपने गुनाहों पर माफी का तलबगार हूँ, लेकिन इशाल और रजिया जैसी औरतें बहुत ही खतरनाक होती हैं। ऐसी औरतों से हमें बचकर रहना चाहिए।